क्वांटिटी दिया तो यानी कि कंसंट्रेशन हुआ, तो यानी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली तो पूछना। हाँ, कंसंट्रेशन के डायरेक्टली डायरेक्टली पूछना। हाँ स्पेसिफिक। और ये कंडक्टेंस से डायलूशन क्या होगा? डायरेक्टली तो पूछना था डायरेक्ट, तो कंसंट्रेशन के इनवर्सली कहाँ गए? उल्टा लिख रहे हैं। हाँ। एक क्वेश्चन हुआ था बस, दो। चलो देखो क्या यहाँ पर ध्यान दो। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे एक और। ग्राम barium chloride is present in 100 liter solution, 100 milliliter solution filled in the conductivity cell, filled in the conductivity cell, filled in the conductivity cell, having distance between two electrodes is 1 centimeter. Cross section area of electrode is 1 centimeter square. Cross section area of electrode is 1 centimeter square. And resistance of electrode, resistance of solution is 100 ohm. Find equivalent and molar conductivity of solution. Find equivalent and molar conductivity of solution. ठीक है, चलो देखें बेटा, जो जो दिया गया है क्या दिया है? L 1 सेंटीमीटर, A 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, R 100 और क्या दिया गया है? W 2.08 ग्राम, वॉल्यूम 100 मिलीलीटर। फाइंड करना है लैम्डा EQ, लैम्डा M। लैम्डा M पहले देखा जाए भैया, बेटा तो क्वेश्चन को देखिए भैया, यहाँ पर लैम्डा M इक्वल टू हम लोग लिखते हैं केपा 10⁻³ M, ठीक है। केपा L/A into 1/R ना भैया, तो 1/1 into 1/100 that is 10⁻², -2 है ना। और मोलरिटी नहीं मालूम, तो मोलरिटी इक्वल टू द मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास 1000/V। तो W कितना है? 2.08, मॉलिक्यूलर मास 208 होता है, BaCl2 का 100 यहाँ पर कितना, सॉरी 1000 कितना आ जाएगा 100, ये सॉल्व करेंगे यहाँ पर 0.1 आ जाएगा फाइनली। कितना आ जाएगा? 0.1 आ जाएगा फाइनली।
अब तो सारी चीजें मिल गई, तो लैम्डा एम मिल गया, बोलो k into 10 power 3 upon m, तो k पर 10 power minus 2 m 10 power 3, सॉरी ये 10 power 3 है, ये पॉइंट वन हो जाएगा, तो फाइनली कितना आ जाएगा 100 ओम इनवर्स cm स्क्वायर मोल इनवर्स। ये ध्यान रखिएगा, ये लैम्डा m इक्वल टू n into लैम्डा eq है, और BaCl2 को तोड़ोगे, देखो क्या BaCl2 को तोड़ोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेरियम डबल प्लस और 2Cl माइनस, तो यहाँ पर प्लस 2 है, माइनस भी 1 है, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, तो माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये लिखिए 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, लैम्डा m यहाँ पर 2 into लैम्डा eq, ये 100 है, 2 into लैम्डा eq, लैम्डा eq इक्वल टू क्या 100/2 दैट इज 50 ओम इनवर्स cm स्क्वायर मोल इनवर्स। एक और क्वेश्चन, क्या पूछना है कुछ, एक और क्वेश्चन जो अब बोर्ड में चल रहा है, एक बार IIT में पूछा गया है, डाटा भले बदला होगा लेकिन टाइप वही है, ठीक है। चलो देखें, रेजिस्टेंस आप 0.01 m NaCl solution filled in a conductivity cell is 100 ohm, while that of 0.02 m KCl solution is 400 ohm. If specific conductance of NaCl solution is 2 into 10 power minus 3 ohm inverse Cm inverse, find molar conductivity of solution। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl सॉल्यूशन, थोड़ा सा एक चीज गलत हुआ हो रहा है, ऑयल दैट ऑफ 0.02 m KCl सॉल्यूशन, यहाँ पर लिखना था फिल्ड इन सेम कंडक्टिविटी सेल, फिल्ड इन सेम कंडक्टिविटी सेल, ठीक है यार, फिल्ड इन सेम कंडक्टिविटी सेल is 400 find molar conductivity of solution, find molar conductivity of KCl solution। भैया यहाँ पर देखें बेटा, NaCl यहाँ पर KCl, यहाँ पर 0.01, यहाँ पर 0.0
आर कितना 100 आर कितना 400 यहाँ पर के पावर 2 into 10 पावर -3 यहाँ पर लैम्डा एम फाइंड करना है। तो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर लैम्डा एम इक्वल टू के पाई इंटू 10 पावर 3 अपॉन एम होता है। तो एम दिया गया है, हाँ। तो अब यहाँ पर केपा मालूम नहीं है तो सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस होता है। अब सेल कांस्टेंट नहीं मालूम है तो सेल कांस्टेंट आप यहाँ से निकाल सकते हो। यहाँ पर केपा इक्वल टू सेल कांस्टेंट अपॉन क्या 1R, तो क्या हो जाएगा सेल कांस्टेंट इक्वल टू केपा इनटू आर। तो ये सेल कांस्टेंट यहाँ से निकालोगे और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे। चूंकि सेल वही है तो कांस्टेंट भी वही होगा। ये सुनो, ये एक तरीका हुआ। और दूसरा इधर देखो, यहाँ पर हम दो इक्वेशन लिख रहे हैं केपा 1, यहाँ पर सेल कांस्टेंट को x मान ले रहे हैं, ये R1, केपा 2 सेल कांस्टेंट को x, क्योंकि सेल कांस्टेंट वही होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक से कैंसिल, तो केपा 1 अपॉन केपा 2 R2 अपॉन R1। 1 किसको मान रहे हो NaCl को, तो केपा 1 कितना 2 into 10 पावर -3, केपा 2 मालूम नहीं, R2 कितना है 400 और ये क्या हो जाएगा 100। तो केपा 2 कितना हो जाएगा 2 into 10 पावर -3 अपॉन 4, तो 0.5 into 10 पावर -3 ये जाएगा ना। तो ये केपा 2 हो गया। और अब क्या करने वाले हो, अब वैल्यू यहाँ पे, तो लैम्डा एम इक्वल टू केपा इंटू 10 पावर 3 अपॉन एम। तो केपा कितना है 0.5 इंटू 10 पावर -4 कर दिया जाए, यहाँ पर 10 पावर +3 है। और मोडलिटी कितना है 0.02। अब इसी को सॉल्व कर लो, तो यहाँ पर कितना 0.5 बचेगा ना, 0.5 अपॉन 0.02, तो पॉइंट कर दिया जाए 50/2, तो कितना आ जाएगा 25 ओम इनवर्स Cm स्क्वायर मोड इनवर्स। बोलो भैया equal volume of two solutions. Equal volume of two solutions having resistance respectively
100 and 200 ohm are filled in conductivity cell. Find resistance of mixture. Find resistance of mixture. तो यहाँ पर आपको एक शॉर्टकट फार्मूला डायरेक्ट बता देना। देखो यहाँ पर 1/r इक्वल टू 1/n, यहाँ पर 1/r1 प्लस 1/r2। n number of solution is fixed. n number of solution is fixed. वही तो ये यहाँ पर क्यों कितना मिलाया तो क्या हो जाएगा 1/r 1/2 कितना 1/100 1/100 एलसीएम 300 आ जाएगा कितना 200 आ जाएगा प्लस लेकिन ब्रैकेट खोलेंगे ना 200 और कितना जाएगा 400 एलसीएम आ जाएगा इसको 1/200 प्लस 1/400 यहाँ पर प्लस 1 तो 3/400 1/r तो r इक्वल टू 400/3 133.33। चलो हाँ बताओ क्या पूछना था। अच्छा ठीक है चलो मिटा है इफेक्ट ऑफ डायल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टिविटी मोलर एंड इक्विवेलेंट इफेक्ट ऑफ डायल्यूशन ऑन मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी effect of dilution on mole and equivalent conductivity effect of dilution on molar and equivalent conductivity यहाँ पर है बेटा we know that lambda m equal to k pi into v and lambda eq equal to k pi into v मतलब वॉल्यूम वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब डायल्यूट करना वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब डायल्यूट करना। देखो भैया सभी लोग ध्यान से तो यहाँ पर अगर वॉल्यूम बढ़ाते हैं मतलब डायल्यूट करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो दोनों क्या हो जाएंगे बढ़ जाएंगे तो मतलब लैम्डा एम और लैम्डा ई क्यू दोनों वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब डायल्यूट करने पर दोनों क्या होंगे बढ़ेंगे। तो अच्छा एक क्वेश्चन अगर आपसे कहा जाए कि केपा को वॉल्यूम बढ़ाने पर घटता है केपा तो घटता है तो एक फैक्टर घट रहा है और दूसरा बढ़ रहा है तो फिर नेट चेंज 0 होना चाहिए लेकिन एक घटता कम है बढ़ता ये ज्यादा है मतलब जितना बढ़ा रहा है उस रेशियो में नहीं घटेगा। बात सुना ना तो इसलिए नेट रिजल्टेंट पढ़ने का होता है तो उस पर उसको इग्नोर ही कर देते हैं। ये इसलिए बता दिए मान लो अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर ले ऐसे कहकर ही क्वेश्चन कर सकता है हाँ हाँ तो नेट क्या तब आप क्या बताएंगे बढ़ेगा ठीक है कि बढ़ता ज्यादा है घटता
अब क्या बताना था कि एज बोथ लैम्डा EQ एंड लैम्डा M, lambda EQ and lambda M are directly proportional to volume. Hence, on dilution, both kappa and V, both lambda EQ and lambda M increases. तो चूंकि दोनों वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हैं, इसलिए डाइल्यूट करने पर लैम्डा M और लैम्डा EQ दोनों क्या होंगे? लैम्डा M और लैम्डा EQ बढ़ेंगे। ठीक भैया? अब हम लोग लैम्डा EQ छोड़ ही देते हैं, तो उस पर चर्चा नहीं होती, चर्चा लैम्डा M पे होती है। लेकिन जो चीजें लैम्डा M के लिए बोलेंगे वही सारी चीजें लैम्डा EQ के लिए भी सही है। मतलब जो हम लोग मोलर कंडक्टिविटी के लिए बोलेंगे वही सारी चीजें इक्विवेलेंट के लिए भी सही होंगी। अब बार बार दोनों वर्ड ना बोल के एक ही बोल दिया जाएगा, दूसरा हम समझ लेंगे। ठीक है? तो अब फार देखो, जैसे कहा तो दिया गया बढ़ेगा, मतलब मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूट करने पर बढ़ेगी। अच्छा, प्रश्न ये होता है कि हमारे पास दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट हैं, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, दूसरा स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है। तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है तो क्यों बढ़ेगी या कैसे बढ़ेगी, और वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो कैसे बढ़ेगी? यहाँ पर लिखेंगे फॉर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, फॉर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट भैया, फॉर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। अब बताएंगे, यहाँ पर ध्यान दो। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट आपने पढ़ा था कि ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो सभी कंसंट्रेशन पर कंप्लीट रूप से डिसोसिएट कर जाते हैं, उसको आप क्या कहते हैं? स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। सभी कंसंट्रेशन पर कंप्लीट रूप से डिसोसिएट कर जाते हैं, मतलब कि यहाँ पर ionizes completely at each concentration, तो प्रत्येक कंसंट्रेशन पर कंप्लीट रूप से आयोनाइज कर जाता है। अल्फा 1 बताया, अल्फा इज 1 बताया था। अच्छा, ध्यान दो बेटा, कंप्लीट आयोनाइज करने का क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लो आपने यहाँ पर KCl लिखा है, KCl यहाँ पर रख रखा है, मान लो 10 मॉलिक्यूल थे और यहाँ पर आपने 100 मिलीलीटर वाटर ऐड कर दिया, सॉल्यूशन बन गया। 100 मिलीलीटर वाटर डाल दिया और ये क्या बन गया? सॉल्यूशन। इसमें 10 मॉलिक्यूल थे, तो अब ये 10 के 10 मॉलिक्यूल आयन में टूट चुके हैं। ऐसा नहीं कि 9 टूटा है, एक बचा है। 10 के 10 मॉलिक्यूल आयन में टूट चुके हैं, और आयन ही कंडक्टिविटी के लिए क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आपने फिर से 100 मिलीलीटर वाटर ऐड कर दिया, तो क्या आयनों की संख्या बढ़ जाएगी? नहीं। तो कंडक्टिविटी, आयन ही कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और आयनों की संख्या बढ़ नहीं रही लेकिन कंडक्टिविटी बढ़ रही है। एक बार अभी जल्दी में 4-6 साल पहले लगता है CBSE पेपर में पूछा था, ठीक है, कि KCl का नाम लेके पूछा था कि KCl सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने पर कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, क्यों? तो उसमें एक ऑप्शन था कि नंबर ऑफ आयन इंक्रीज कर जाते हैं, दूसरा था आयनिक इंट्रैक्शन कम हो जाता है। तो क्या बताएंगे? आयनिक इंट्रैक्शन कम हो जाएगा। तो जब आप वाटर ऐड करेंगे तभी तो KCl ऐसा है, तो हो सकता है कि इनके बीच में क्या आ जाए? वाटर आ जाए। वाटर आ गया तो इंट्रैक्शन क्या हो गया? कम हो गया। इंट्रैक्शन कम हो गया, कंडक्टिविटी बढ़ गई। फिर आपने फिर से डाइल्यूट किया तो फिर इनके बीच में और वाटर मॉलिक्यूल आ गया, फिर इंट्रैक्शन कम हुआ, फिर कंडक्टिविटी बढ़ी। आप मिलाते जा रहे हो,
इंट्रैक्शन घटता जा रहा है और कंडक्टिविटी बढ़ती जा रही है। कभी तो ऐसा होगा कि अट्रैक्शन खत्म हो जाए, कभी तो ऐसा होगा कि अट्रैक्शन क्या हो जाए, खत्म हो जाए। भाई आप मिलाते जा रहे हो, मिलाते जा रहे हो, मिलाते जा रहे हो, दूर हटते जा रहे हैं, हटते जा रहे हैं, एक समय तो आएगा कि अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा कि बना ही रहेगा वैसा, चाहे इतना दूर पड़ जाए, अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा ना। इसके बाद फिर आपने वाटर मिला दिया, इसके बाद आपने फिर वाटर मिला दिया, तो अब क्या होगा, अब फिर बढ़ेगा नहीं, अब नहीं बढ़ेगा। तो आपने क्या किया, आप वाटर मिलाए, दूरी डिस्टेंस बढ़ी, जाने की डिस्टेंस बढ़ रही है, अगर कहा डिस्टेंस बढ़ जाती है तो कहेंगे आप बढ़ जाती है, जिससे इंटरआयनिक इंट्रैक्शन धीरे धीरे घटता है और कंडक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ती है। एक समय ऐसा आता है कि जब इंट्रैक्शन खत्म हो जाता है और कंडक्टिविटी उस समय जो कंडक्टिविटी होगी मैक्सिमम कंडक्टिविटी होगी, और उसी कंडक्टिविटी को हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हिंदी में सीमांत, मतलब सीमा का अंत हो गया, उसके बाद अब नहीं बढ़ेगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहेंगे, या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहेंगे। अब इनफाइनाइट डाइल्यूशन का ये मतलब नहीं है दुनिया का सारा जल ला के उसमें डाल दिया गया और तब कहे कभी इनफाइनाइटली डाइल्यूट हो गया, नहीं। इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट वर्ड हम केमिस्ट्री में कई जगह यूज करेंगे। इनफाइनाइट का आशा ये नहीं होगा जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते वो इनफाइनाइट, नहीं। इनफाइनाइट का मतलब ये हुआ कि मतलब जो एक मैक्सिमम सीमा थी उसको क्रॉस कर गया, जो एक मैक्सिमम सीमा हो सकती थी वो क्रॉस हो चुकी है, तब हम लोग कहेंगे इनफाइनाइट, वहां पर वर्ड ले आएंगे। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहेंगे या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। तो यही तरह हमें थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, तो क्या है इसको, तो क्या लिखना है, ऑन डाइल्यूशन इंटरआयनिक इंट्रैक्शन decreases, so molar conductivity increases. So molar conductivity increases. डाइल्यूट करने पर इंटरआयनिक इंट्रैक्शन घटेगा, जिससे मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। अच्छा, अगर डाइल्यूशन कंटिन्यू है तो ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा, ठीक है। इफ डाइल्यूशन इज कंटिन्यूड, if dilution is continued then molar conductivity increases continuously up to a certain value. Known as limiting molar conductivity. मतलब डाइल्यूट करने पर मोलर चालकता लगातार बढ़ेगी। अगर एक डाइल्यूशन लगातार हो रहा है तो चालकता एक मतलब बढ़ती जाएगी, लेकिन एक सीमांत मतलब एक सर्टेन वैल्यू तक बढ़ेगी, और इस सर्टेन वैल्यू को लोग क्या कहेंगे, सीमांत या सीमांत मोलर चालकता कहेंगे। और मोलर कंडक्टिविटी एट
नाउ कर लेंगे। नाउ आफ्टर फर्दर डाइल्यूशन molar conductivity does not increase. So it can be obtained through graph. So it can be obtained through graph. इसलिए इसको लोग ग्राफ से भी प्राप्त कर सकते हैं। So it can be obtained through graph. इसलिए लोग इसको ग्राफ से भी प्राप्त कर सकते हैं। It was studied by D.Y. Haskell and Sager. ठीक है, एंड गेव ए फार्मूला या गेव ए रिलेशन लिखेंगे एज फॉलो। गेव ए फार्मूला रिलेशन एज फॉलो। यहां पर ध्यान दो, लैम्डा सी मोलर कंडक्टिविटी at concentration C lambda infinite molar conductivity at infinite dilution C molar concentration C molar concentration सर V रूट सी लिखेंगे। हाँ B रूट सी है। सी बार लिख रहा है क्या? रूट लगा क्यों? वो लगा इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन जानते हैं तो लगेगा क्या? ठीक है, आगे चलो देखें। बी क्या है? कांस्टेंट। नेचर डिपेंड्स, इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। कोई भी कांस्टेंट है वो टेम्परेचर पर तो जरूर डिपेंड करेगा। कौन सा कांस्टेंट नहीं डिपेंड करता? क्या टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता? डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट लाइक टेम्परेचर हो जाए, नेचर विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, इन सारी चीजों पर। जब सॉल्वेंट का नेचर क्या देगा तो सॉल्वेंट में क्या नेचर में क्या आ जाएगा? विस्कोसिटी आ जाएगी, सरफेस टेंशन आ जाएगा, ये सब आ जाएगा। ठीक है, हाँ बताओ। गैस कांस्टेंट, डिके कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, डिके कांस्टेंट एंड मोल भी कांस्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा भैया। बाकी कोई भी कांस्टेंट है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अच्छा, कंसंट्रेशन में भी तो सर मोलैरिटी है। टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। तू कांस्टेंट कहाँ उसको अब वैसे फिर बहुत सारे फिर मोल फ्रैक्शन पे आ जाओ, मास फ्रैक्शन पे आ जाओ। कांस्टेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ये जो
इक्वेशन है इसको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होता है मैथ में, मैथ को कोई हो नहीं, मैथ में एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होता है y इक्वल टू mx प्लस c। अच्छा नहीं मैथ में होता है, फिजिक्स वाले यूज कर लेते हैं जबरदस्ती, ठीक है, जैसे हम केमिस्ट्री में यूज कर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c, तो यहाँ पर y और x दो वेरिएबल है, ये क्या है वेरिएबल, m क्या है स्लोप और c इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट है। अब अगर y और x के बीच, इसको कंपेयर करें, y और पहले यहाँ पर देखो y और x के बीच में अगर हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। अच्छा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, m के पहले अगर प्लस साइन है तो ग्राफ ऊपर जाएगा और माइनस है तो नीचे आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर y इक्वल टू हम लोग माइनस mx प्लस c कर दें तो यही चीज क्या हो जाएगा, यहाँ पर y है और यहाँ पर x है, तो ये ऐसे बनेगा, ये इंटरसेप्ट हो जाएगा, ये यहाँ पर इंटरसेप्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये c इंटरसेप्ट पे क्या हो जाएगा, ये c हो जाएगा और यहाँ पर स्लोप m हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये c हो गया और भाई यही तो कट कर रहा है ना, तो ये क्या हो गया c और ये क्या हो गया m स्लोप हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया y और x। अच्छा y इक्वल टू mx अगर लिख रहे हैं तब क्या होगा, y इक्वल टू mx क्यों लिख रहे हैं, तो क्या होगा, ये c तो है नहीं, इंटरसेप्ट तो है नहीं, इसका मतलब कहां से आएगा, ओरिजिन से जाएगा, इसको आप अलग से जानते हैं। तो लिख लेंगे above equation can be compared, above equation इस इक्वेशन बात कर रहे हैं, can be compared with straight line equation, above equation can be compared with straight line equation y is equal to mx plus graph for lambda c versus root c, ये स्ट्रेट लाइन ये वर्सेस है, ठीक है। बोलो स्ट्रेट लाइन ले जाते हैं, बोलो having slope minus b and intercept lambda infinite, ठीक है। यहाँ पर हम लोग स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c and on plotting graph for lambda c versus root c, a straight line is obtained having slope माइनस b एंड इंटरसेप्ट लैम्डा इनफिनिट, ठीक है ना। तो इस ग्राफ मतलब इक्वेशन की तुलना हम लोग सरल रेखा के समीकरण y इक्वल टू mx प्लस c से कर सकते हैं, जिसमें लैम्डा c और रूट c के मध्य ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है जिसका स्लोप माइनस b और अंतःखंड लैम्डा इनफिनिट। देखो यहाँ पर भैया लैम्डा c ये रूट c ये यहाँ पर क्या ये इंटरसेप्ट है
-O -B। अच्छा देखो बेटा, ये तो बना दिया गया, अगर आपने बना भी लिया। ये किसके लिए है? बुक में तो KCL लिखा होगा फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लें, बुक में एग्जांपल KCL का लिख के बनाया है तो हम लोग KCL ही समझ लेते हैं। कहाँ पे कंफ्यूजन आ रहा है? भैया हाँ, स्ट्रॉन्ग के, ठीक है। चलो आगे देखें। यहाँ पर देखो, इधर देखो, समझो फार्मूला नंबर क्या लिखा था? फार्मूला क्या लिखा था? लैम्डा सी लैम्डा इनफाइनाइट माइनस बी रूट सी। सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी वॉल्यूम। बढ़ाएंगे सी घटेगा, कंसंट्रेशन घटेगा। इधर देखो, आप इधर जा रहे हो, कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन मतलब वॉल्यूम घट रहा है। तो वॉल्यूम घट रहा है मतलब वॉल्यूम घट रहा है ना, तो वॉल्यूम घटने से कंडक्टिविटी क्या होगी? घटेगी। कंडक्टिविटी क्या होगी? घटेगी। यहाँ पर इधर जा रहे हो, C बढ़ रहा है और B घट रहा है। आप इधर आओगे, C क्या होगा? घटेगा, B बढ़ेगा। तो V मतलब वॉल्यूम का बढ़ना मतलब डाइल्यूट करना। तो डाइल्यूट करते करते आप आ रहे हो, ये कंडक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जब आप यहाँ पे पहुंचोगे, यहाँ पे, तो ये वॉल्यूम मतलब डाइल्यूशन लगभग इनफाइनाइट हो चुका होगा। इनफाइनाइट का असर वही है कि ये जो सोल्यूट है, सोल्यूट सॉल्वेंट के कंपेरिजन में नेग्लिजिबल हो गया है। सॉल्वेंट के कंपेरिजन, ऐसा नहीं कि अब सारे सोल्यूट निकल के भाग गए हैं, हाँ वही, लेकिन वो नेग्लिजिबल हो गए। मतलब अब मान लिया गया कि नहीं है, मान लिया गया सोल्यूट नहीं है, तो मतलब तब अगर सोल्यूट नहीं है तो इसका मतलब वॉल्यूम इनफाइनाइट हो गया है और ये सोल्यूट क्या हो गया है? जीरो हो गया है। तो ये वॉल्यूम इनफाइनाइट हो गया है। तो वॉल्यूम इनफाइनाइट हो जाने के कारण जो कंडक्टिविटी है वो मैक्सिमम सीमा प्राप्त कर चुकी है। अब इसके बाद अगर वॉल्यूम बढ़ा देते हो तो फिर कंडक्टिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो मतलब बाय कॉन्सेप्ट देखा, फार्मूले से देखो कि अगर V को इनफाइनाइट कर दिया जाए तो C क्या हो जाएगा? जीरो। B को इनफाइनाइट कर दिया जाए तो C क्या हो जाएगा? जीरो। और C जीरो गया तो B रूट C जीरो हो गया। इसका मतलब लैम्डा C किसके बराबर हो जाएगा? लैम्डा इनफाइनाइट के बराबर। वही चीज है कि यहाँ ये सारी चीज, यहाँ लैम्डा C है, ये लैम्डा C है, बढ़ते बढ़ते जब यहाँ पर वॉल्यूम इनफाइनाइट हो गया है, ये बढ़ते बढ़ते किस में बदल गया? लैम्डा इनफाइनाइट में। मतलब लैम्डा C अब बदल गया किसमें? लैम्डा इनफाइनाइट में। मतलब अब यहाँ पे चाहे इसको लैम्डा C को या लैम्डा इनफाइनाइट को बात नहीं की। बात क्लियर? आगे चल जाए। तो ये था भैया किसके लिए? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की ये ग्राफ है और KCL या किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बुक में KCL बना रहता है तो आप लोग उसी को मान लेते हो, ठीक है। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात की जाए, आर वीक इलेक्ट्रोलाइट। भैया वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं, यहां पर ध्यान देना CH3COOH ले रहे हैं, ये वाटर में ऐड कर दिया गया, ये इस तरह से टूटेगा CH3COO माइनस, यहाँ पर H3O+। एक चीज और, आप लोग वाटर में H+ कभी भी फ्री फॉर्म में नहीं पाया था, हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाया जाएगा। यहाँ पर मान लो इसका मोलर कंसंट्रेशन C था, यहाँ पर वाटर से कोई मतलब नहीं, यहाँ पर इनिशियली क्या होगा? जीरो। अब इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, तो जब भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहेगा, डिग्री कहेगा, तो जो मोल दिया गया उसको ब्रैकेट से बाहर करेंगे और डिसोसिएशन को आप हमेशा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हमेशा 1 से घटाएंगे। डिग्री का मतलब ये होता है कि 1 का कौन सा भाग, तो 1 का अल्फा भाग टूट गया। तो अगर 1 का अल्फा टूट रहा है तो C का क्या टूटेगा? अब ब्रैकेट ओपन कर दो, C माइनस क्या हो जाएगा? C अल्फा।
अब देखो बेटा, अगर ये एक टूटता है एक, तो ये एक बनता है और टूटा कितना सी अल्फा, तो ये क्या बनेगा सी अल्फा, ये क्या बनेगा सी अल्फा। अब लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई किया जाए तो सी अल्फा अपॉन सी 1 माइनस अल्फा, तो सी कैंसिल हो गया, तो Ka इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। और ये बी की इलेक्ट्रोलाइट, कल ही भी बताया गया था बी की इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा की वैल्यू क्या मोबाइल चल रहा है, हाँ, तो अल्फा की वैल्यू क्या होती है 1 से कम होती है। तो मान लिया जाए कि अल्फा की वैल्यू 1 से कम है तो बहुत कम है, तो अगर बहुत कम है इफ अल्फा इज लेस देन 1, तो Ka इक्वल टू क्या हो जाएगा सी अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो गया Ka अपॉन सी 4 का रूट। अच्छा, C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V है, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा Ka इनटू V 4 का रूट। अब इसका मतलब वॉल्यूम आपने बढ़ाया तो अल्फा बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ाया अल्फा बढ़ा, अल्फा बढ़ने का मतलब आयन बढ़े, अल्फा बढ़ने का क्या मतलब हुआ आयन बढ़े, आयन बढ़े तो कंडक्टिव, ध्यान रखिएगा यहाँ आयन बढ़ रहे हैं, वहां आयन नहीं बढ़े थे, वहां इंटर आयनिक इंटरेक्शन कम हुआ था, यहाँ पर आयन बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर डाइल्यूशन कंटिन्यू है तो अल्फा कंटिन्यूअसली बढ़ेगा, जिससे नंबर ऑफ आयन कंटिन्यूअसली बढ़ेंगे और कंडक्टिविटी भी कंटिन्यूअसली बढ़ेगी। जगह थोड़ा छोड़ दो आगे। इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसको बाद में लिख लीजिएगा, इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इफ डाइल्यूशन इज कंटिन्यू, if dilution is continuous, then degree of dissociation also increases continuously. Then degree of dissociation also increases continuously. Then degree of dissociation also increases continuously with result molar conductivity increases continuously and no limiting value in molar conductivity is obtained. No limiting value in molar conductivity is obtained. No limiting value in molar conductivity is obtained. ठीक है, तो अगर यहाँ पर डाइल्यूशन कंटिन्यू है तो मोलर डिसोसिएशन क्या होगा कंटिन्यू होगा, इंक्रीज करेगा, जिससे मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी और लिमिटिंग वैल्यू नहीं मिलेगी। आइए इन सच केस, आइए इन सच केस मोलर कंडक्टिविटी cannot be obtained through graph. Molar conductivity cannot be obtained through graph. ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी आपको ग्राफ से नहीं मिलेगी। यहाँ पर अगर ग्राफ खींचना ही है तो आप ऐसे खींच लें, लैम्डा सी यहाँ पर रूट सी, ACH3 COOH और वीक इलेक्ट्रोलाइट, समझ में ना? वही सेम चीज यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर जब आप पहुंच रहे हो यहाँ पर तो C लगभग 0 हो चुका है, बहुत कम, नेग्लिजिबल, तो V इसका मतलब क्या हो गया इनफाइनाइट, ठीक है।
तो जब B इनफाइनाइट हो गया तो नंबर ऑफ आयन भी इनफाइनाइट हो गए हैं, इसका मतलब कंडक्टिविटी बहुत तेजी से बढ़ गई। लेकिन क्योंकि अल्फा मतलब डाइल्यूशन आपने खत्म नहीं किया है, इसलिए आयन का बनना खत्म नहीं हुआ है और ये कंटिन्यूअसली बढ़ता ही जा रहा है। इस एरो मतलब इस एक्सिस को कहीं पर कट नहीं करेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयन बढ़ेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में इंटर आयनिक इंटरेक्शन घटेगा, आयन की संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये ग्राफ याद रखिएगा, कई बार ग्राफ बना के पूछ लेता है, फार्मूला वगैरह पूछ लेता है। ठीक है, तो आज की कहानी हम लोग यहीं पे अपनी खत्म करते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग कोरलास लॉ पढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट लॉ है। ठीक है, तो उस पर चर्चा होगी। ठीक है, आप करना है।